मीत सुजान अनीत करो नित हाँ न हुजिए मोहि अमोहि। डीठ और कहो नहीं ठौर फिरी दृगरावर रूप की दोही। एक विशास की टेक गहे लग आस रहे बस प्राण बटोही। औ घनानंद जीवन मूल दई कित प्यासा ने मारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? डीठ ठौर, डीठ और ठौर। नेक्स्ट है उक्त पंक्तियों में आए शब्द डीठ और ठौर में विरोध का भाव नहीं है। आस ही आकाश मध्य अवधि गुने बढ़ाए। चौपन बढ़ाए दीनों कीनो खेल सोय है। निपट कठोर ये हो एंचत न आप और लड़ ले सुजान सो दुहेली दशा को कहे। अचिर जमाई मोहि भई घनानंद यो हाथ साथ लग्यो मैं समीप नहीं कहूँ लहे। बिरह समीप की झकोरन अधीर ने नीर भीजो जीव तऊ गुड़ी लव उड़ियो रहे। में अलंकार नहीं है। में कौन सा अलंकार नहीं है? तो अपहानोत अलंकार नहीं, रूपक व्यतिरेक और अनुप्रास है। उक्त पंक्तियों में अपहृत अलंकार है। इस अलंकार में सत्य बात का निषेध, मिथ्या वस्तु का आरोप किया जाता है। रूपक अलंकार जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो और केवल सादृश्य ही कहीं भाव न हो, वरन एक रूपता के साथ ही अभेद का भाव भी हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। बीती विभावरी जागीरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। जबकि व्यतिरेक अलंकार जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण: संत हृदय नवनीत समाना कहाँ कविन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवे नवनीता पर दुख द्रवहि सुसत पुनीता। उपमा अलंकार जहाँ दो भिन्न वस्तुओं के रूप, गुण, आकृति आदि को लेकर समता, समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उधर धरती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी। चली आ रही फेन उफनती फन फैलाए ब्यालों सी। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की। में विरह का कारण है पूर्व राग। उक्त पंक्तियों में विरह का कारण पूर्व राग है। यह घनानंद द्वारा रचित है। घनानंद ऐसे कवि हैं जिन्होंने राजा के डर से अपनी दिशा नहीं बदली। उन्होंने यश अपयश, नैतिक अनैतिक और अनैतिक से समझौता नहीं किया। इसी कारण उनकी कविता डूब जाने की वस्तु नहीं है। यह एक ऐसी अद्भुत सृष्टि है जिसका प्रभाव अर्थ समझने से पहले पड़ने लगता है। प्रेम में मग्न घनानंद अपनी प्रिय सुजान को ही देखना, सुनना व स्मरण करना चाहते हैं। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1935 ईस्वी है। इस रचना पर इन्हें 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी के संदर्भ में कथन है। राम स्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी संश्लिष्ट काव्य विधान है और उसे कामायनी के रूप में परिलक्षित करना आवश्यक नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र यह समासोक्त विधान को लक्षित करने वाली रचना है। डॉक्टर नामवर सिंह। कामायनी में नारी की लज्जा का जो भाव चित्रण हुआ है वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में दुर्लभ है। हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी छाया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। मनु का सौंदर्य वर्णन। उक्त पंक्ति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से ली गई है, जिसके संदर्भ में विकल्प 4 असंगत हैं। कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार है प्रत्याभिज्ञ दर्शन।
कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्यात्मक कालजयी कृति है। यह शांत रस प्रधान रचना है जिसमें प्रत्यभिज्ञ दर्शन केंद्रीय आधार है। यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित है। इसमें तांटक छंद की प्रधानता है। मनोविकारों के आधार पर इस कृति के सर्गों का नामकरण किया गया है। कामायनी के मुख्य उद्देश्य अहिंसावाद, समरसतावाद और नारी महत्ता का चित्रण, सूक्ष्म सौंदर्य, आनंदवाद, समानता, समन्वयवाद आदि। और उस मुख पर यह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की यह किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। तो जो उपयुक्त है उसको देख लेते हैं। मुस्कान का बिंब परक अंकन, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन। उक्त पंक्ति के संदर्भ में विकल्प 3 अनुपयुक्त व्याख्या है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उक्त पद लिया गया है। इस पद में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सारतत्व माना है? तुलसीदास व सरोज स्मृति। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास व सरोज स्मृति 2 कविताओं का सारतत्व निहित माना है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की रचना है। यह रचना बंगला भाषा की कृतवास रामायण पर आधारित है। इसमें निराशा के बीच आशा का संदेह निहित है। निराला जी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला की राम की शक्ति पूजा अनामिका काव्य संकलन में संकलित है। निराला की अन्य रचनाएं हैं तो अनामिका 1923, गीतिका अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, संध्या काकली 1969 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? अनामिका में। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा मूलतः अनामिका काव्य संकलन में संकलित है। अनामिका काव्य संग्रह की कविताएं हैं सरोज स्मृति, सच है, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, रेखा, प्रेयसी, साम्राज्य, एडवर्ड के प्रति। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। लक्ष्मण के मूर्छित होने के संकेत ये असंगत। संगत कौन सा है? सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत और दग्धाक्षर रा का प्रयोग। रवि हुआ अस्त के संदर्भ में विकल्प 4 असंगत है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति का अर्थ है सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्मल होने का संकेत भी। इस पद में दग्धाक्षर रा का प्रयोग हुआ है। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे उज्ज्वल समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज है। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो है नामवर सिंह का। किसका है? नामवर सिंह का है। नेक्स्ट है अंधेरे में कविता के संदर्भ में उक्त कथन नामवर सिंह का है। अन्य आलोचकों के कथन निम्न है। रामविलास शर्मा, मुक्तबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। निर्मला जैन, अंधेरे में कविता अंतः स्थल का विप्लव है। विश्वनाथ त्रिपाठी, वह काव्य नायक संघर्षरत है इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। यह सकर्मक है, शक्ति का पूजा है किंतु फटे हाल है क्योंकि वह करुणा के युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृत पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी, दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। जिंदगी के कमरे में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार बार। अंधेरे में
कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में विकल्प फर्स्ट त्रुटिपूर्ण कथन है। अंधेरे में कविता पहले आशंका के दीप अंधेरे नाम से 1964 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह कविता चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित है। अंधेरे में कविता के 8 खंड हैं। इसमें अभिव्यक्त का संघर्ष है। यह फैंटेसी शिल्प में लिखा गया है। इसकी प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ हैं। इस कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। नाटकीय आरंभ है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचना की अभिव्यक्ति है। निरंग रूपक अलंकार का प्रयोग है ना। निराशा, कुंठा और अवसाद का प्रतीक इसमें अंधेरे हैं। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा। पंक्ति में मुक्तबोध का संकेत किसी और नहीं है। किसी और है वो देखते हैं। आत्मपरख, जड़ी भूत और सौंदर्य अभिरुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क सिराओं के तनाव पैदा करने का आग्रह, कविता के अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। उस पंक्तियों का संकेत मुक्तबोध ने विकल्प 3 कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार नहीं माना है। अन्य सभी संकेत कवि ने अपनी इस पंक्ति में संकेतिक की है। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी है। मालती के व्यक्तित्व के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी है? तो लेखक की है। किसकी है? लेखक की है। उक्त पंक्ति कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने स्वयं उपन्यास की पात्र मालती के विषय में उक्त टिप्पणी की है। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? धनिया, मालती, वृंदा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान 1936 ईस्वी की स्त्री पात्रों में वृंदा इस उपन्यास की पात्र नहीं है। अन्य सभी स्त्री पात्र गोदान उपन्यास की हैं। गोदान इसका मुख्य विषय कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण है। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र होरी है। उपन्यास के प्रमुख पात्र निम्न हैं: होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दिन, माता दिन, झिंगुरी, सिंह आदि। रूपा, सोना, सिलिया, गोविंदी, चुहिया, नोहरी, पुन्नी, सरोज, ओंकार, नाथ, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब, अमरपाल सिंह इत्यादि। गोदान के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह: गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवन गाथा है। शिव कुमार वर्मा: गोदान सही अर्थ में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। डॉक्टर नगेंद्र: गोदान कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य है। डॉक्टर नामवर सिंह: गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ पूंजीवाद तथा सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबाओ उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? राम सेवक का। गोदान उपन्यास में उक्त कथन राम सेवक का है। गोदान के अन्य पात्र के कथन निम्न हैं: धुनिया: घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत चली जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। गोबर: भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। झुनिया: बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है, तो जो उपयुक्त है वो देखते हैं। आत्मपीड़न पर दया भाव, अपनी नियत की स्वयं निर्वात्री। समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा 1937 ईस्वी में लिखा गया। इसमें 8 परिच्छेद हैं। यह एक स्त्री प्रधान तथा व्यक्तिवादी उपन्यास है। इसकी केंद्रीय पात्र मृणाल है। यह पात्र प्रमोद, शीला आदि मृणाल के व्यक्तित्व में अन्य बातें हैं
विद्रोही होकर भी उदार एवं उदात्त चरित्र, आधुनिकतावादी बौद्धिक व्यक्ति से निर्मित चरित्र, आत्म शक्ति से मुक्त, असफल प्रेमिका और प्रबल अहम भाव। निम्नलिखित में से त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक। जैनेन्द्र द्वारा 1937 में रचित त्याग पत्र एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। वे पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। जिस समय प्रेमचंद सामाजिक पृष्ठभूमि के उपन्यास और कहानियाँ लिखकर जनता को जीवन की सच्चाइयों से जोड़ने के काम में महारत सिद्ध कर रहे थे, तब उस नई लहर के मध्य एक बिल्कुल नई धारा, जिसके अंतर्गत जीवन और व्यक्ति को बंधी लकीरों के बीच से हटाकर देखने वाले जैनेन्द्र के साहित्य ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी है। इसके प्रमुख उपन्यास हैं तो परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दर्शाक 1985। त्याग पत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है तो आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन 4 है ना। प्रमोद के चरित्र के सामने अन्य कथन है कि यह उपन्यास पुरुष पात्र नायक है, बुआ मृणाल के प्रति आत्मीयता का भाव रखता है, बुआ के प्रति होने वाले अन्याय त्रस्त व दुखी होता है, जैनेन्द्र के विचारों में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है, चिंतन और निष्कामों का वाहक चरित्र है। बुआ की मृत्यु का गहरा आघात पड़ता है इस पर, अंतिम में नौकरी से त्यागपत्र दे देता है। एक बार फिर त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। जो मेल खाने वाला देखते हैं उसके चिंतन की परिणति आत्म विसर्जन होती है, समाज की विषमताओं को देखकर उसके बारे में सोचता है, ठीक, और समाधान की तलाश में के लिए बेचैन है। नेक्स्ट है 114। क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना, आप लोग भूल गए हैं। जिंदा रहने का मतलब महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है तो बिंदा का है। उक्त कथन को महाभोज उपन्यास में बिंदा ने कहा। कथाकार मन्नू भंडारी द्वारा 1979 में प्रकाशित उपन्यास महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में 9 परिच्छेद हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं तो विशेषर, बिंदा, रुकमा सक्सेना, दादा साहब, सुकुल बाबू, DIG सिन्हा, दत्ता साहब, मसाल के संपादक आदि। इस उपन्यास में राजनीतिक विसंगतियां, भ्रष्टाचारों तथा विडंबनाओं का पर्दाफाश किया गया है। महाभोज के संदर्भ में आलोचकों के कथन हैं। डॉक्टर गोपाल राय, महाभोज राजनीतिक विसंगतियों में पिसती जनता का मार्मिक चित्रण है। राजेंद्र यादव, महाभोज वर्तमान भयावह होती राजनीति का यथार्थ दिग्दर्शन है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन सन 1979 में। मन्नू भंडारी कृत महाभोज का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है तो पार्श्वी वृत्त का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना पार्श्वी प्रवृत्ति का प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं कलपता 1951 ईस्वी निबंध संग्रह में संकलित है। यह एक प्रतीकात्मक एवं ललित निबंध है। इसमें नाखून मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है। निबंध के अन्य विचार हैं तो इस निबंध में संयम एवं अनुशासन जैसे गुणों का महत्व चित्रित किया गया है। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास एवं मानवीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। इसमें सार्थकता और सफलता में अंतर स्पष्ट किया गया है। निबंध में अनेक पहलुओं पर विचार कर उनके समाधान खोजने की प्रेरणा दी गई है। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है तो जो सत्य है वो देखते हैं। राधा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम का कारण बहुत कुछ
अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का काम निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित श्रद्धा भक्ति निबंध उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। चिंतामणि निबंध संग्रह का पहला प्रकाशन विचारविथि नाम से 1930 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं। शुक्ल जी ने श्रद्धा भक्ति निबंध में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति नामक मनोविकारों की व्याख्या उदाहरण सहित की है। श्रद्धा भक्ति निबंध की अन्य पंक्तियां हैं। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है उनका होना संसार को वंचित है। कर्ता से बढ़कर कर्म कोई अन्य दूसरा स्मारक नहीं है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम के घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। राम मनुष्य है, पर मनुष्य का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक शीला और करुणा का संबंध है। कुबेर नाथ राय के निबंध राघव करुणारसा के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपलब्ध विकल्प है तो शील और करुणा का संबंध है। उक्त रिक्त स्थान में शील और करुणा का संबंध है। इसमें नया मनुष्य आकरण निर्वासित है। ऐतिहासिक शक्तियों द्वारा कुबेर नाथ राय द्वारा रचित निबंध राघव करुणारसा गंधमादन निबंध संग्रह 1972 ईस्वी में संकलित है। इस निबंध में 15 निबंध, 13 रिपोर्टाज या 14 आलोचनात्मक लेख संकलित हैं। राघव करुणारसा यह एक ललित निबंध है। इसमें निर्वसन एवं अजनबीपन की पीड़ा को चित्रित किया गया है। इस अजनबीपन का प्रमुख कारण भौतिकतावाद है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में असंगत है, रचना के असंगत है। जो संगत है वो देखते हैं। तो भाषा व परिवेश की एकरूपता इस कहानी की शक्ति है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा 1915 में फ्लैशबैक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली कहानी उसने कहा था उक्त कहानी के संदर्भ में विकल्प एक असंगत है। उसने कहा था कहानी का कथानक प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। कहानी का नायक लहना सिंह है। कफन कहानी के संबंध में असंगत है। तो जो संगत हो देखते हैं। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपनी रचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के साधन से मुक्त करती है। कहानी अर्थ मूलक यथार्थ के जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है ना। कफन कहानी के संदर्भ में विकल्प 4 असंगत है। कफन मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1935 ईस्वी में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई तथा 1936 में चांद पत्रिका में या हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई। कफन कहानी के प्रमुख पात्र हैं तो घीसू, माधव, बुधिया, जमींदार आदि। कफन कहानी में सामंतवाद व पूंजीवाद व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। कफन अति यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में शोषण के कारण नष्ट होती मानवीय संवेदनाओं को रूपायित किया गया है। कफन कहानी के संदर्भ में आलोचकों के मत। राम स्वरूप चतुर्वेदी कफन में गरीब और मनुष्यता की लड़ाई में मनुष्यता हार गई है। रामचंद्र शुक्ल कफन कल्पना की ऊंची उड़ान है। शिवमंगल सिंह सुफन कफन तल स्पर्शी यथार्थ का अंकन है। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। जो संगत हो देखते हैं। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, नायिका का के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम व प्रीतम प्रेम का द्वंद्व। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में विकल्प 2 असंगत है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1931 में कहानी है। यह कहानी आंधी कहानी संग्रह में संकलित है। पुरस्कार कहानी उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। इस कहानी के प्रमुख पात्र मधुलिका और अरुण है। कहानी में कर्तव्य एवं प्रेम के संदर्भ में चित्रित किया गया है। कहानी में मूलतः व्यक्तिगत प्रेम पर राष्ट्र प्रेम और
कर्तव्य की विजय दिखाना है। कहानी के संदर्भ में आलोचकों का मत। डॉक्टर हरदयाल आंधी संकलन की कहानी में चित्रित प्रेम अधिक सूक्ष्म, द्वंद्वात्मक और गंभीर और उदात्त है। आगे पुरस्कार कहानी कर्तव्य और निष्ठा के द्वंद्व के कर्तव्य को अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करने वाली कहानी है। अज्ञेय की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम है गैंग्रीन। अज्ञेय की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम गैंग्रीन है। यह कहानी प्रथम बार मई 1934 ईस्वी में रोज नाम से प्रकाशित हुई, जिसे कहानीकार ने मार्च 1982 ईस्वी में नाम परिवर्तन कर गैंग्रीन नाम से प्रकाशित कराया था। इस कहानी का रोज नाम प्रतिदिन की यांत्रिक दैनिक चर्चा के कारण रखा गया था तथा गैंग्रीन नामकरण कहानी से होने वाले गैंग्रीन रोग के ऑपरेशन से के आशय से रखा गया है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं तो मैं, मालती, माहेश्वर और टीटी। उजाले की मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है तो पानी की भांति उलीचना व्यंजित नहीं है। क्या व्यंजित है? स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप और अंतस की अकलुष स्थित परब्रह्म की अनुभूति। विजय दानदेथा द्वारा रचित कहानी उजाले के मुसाहिब में उजाले से व्यंजित विकल्प 4 सही नहीं है। उजाले के मुसाहिब कहानी का रचनाकाल 1999 है। यह कहानी संग्रह रूप में 2000 में प्रकाशित हुआ था। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें मुख्यतः अंधेरे को दूर करने का वर्णन है। इसमें अनेक प्रकाश होते हैं जो निम्न हैं। अंधेरे को पानी की भांति लचीला, रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतना, सूरज की किरणों को बांधना आदि। कहानी में उजाले के से तात्पर्य है परब्रह्म की अनुभूति, स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप और अंतस की अकलुष स्थिति। टार्च उठाकर देखा, दीवार रिसहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है तो खटमल के लिए। उपयुक्त कथन में लेखक ने लाल चलित बिंदु खटमल के लिए प्रयुक्त किया है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकेत्यान द्वारा 1931 ईस्वी में डायरी शैली में रचित यात्रा वृत्तांत है। इसमें 5 खंड व 33 चित्र हैं। 5 खंड इस प्रकार हैं: ल्हासा से उत्तर की ओर, चाड की ओर, शाक्य की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर। मेरी तिब्बत यात्रा में फुन 2 के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। तो जो शामिल है उसको देखते हैं। यहाँ आदमियों के लिए लोहे की साकल पर चमड़े से बंधी लकड़ियों का झूला है। यहाँ जानवरों के लिए तैरकर पार होना पड़ता है। यहाँ मंगोलिया और फन और कनसू चीन की ओर का प्रधान रास्ता है। मेरी तिब्बत यात्रा में फुन 2 को ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत 2 शामिल नहीं है। राहुल संकेत्यान की पुस्तक मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस वृत्तांत में राहुल जी ने सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। राहुल जी ने अपने यात्रा वृत्तांत में तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायविक परिस्थितियों का जीवन चित्रण किया है। राहुल संकेत्यान के अन्य यात्रा साहित्य हैं: मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावती, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में क्या देखा। राहुल संकेत्यान को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। चिदौड़ प्रसाद में स्थित देवालय है ना, चिदौड़ प्रसाद में स्थित देवालय में। राहुल संकेत्यान को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर मूर्ति चिदौड़ प्रसाद में स्थित देवालय में दिखाई दी थी। नंगरचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा दी गई मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना।
मेरी तिब्बत यात्रा में नग रचे गाँव में भोटिया सरदार घी मक्खन मिलाई चाय को लेखक के चांगे के नीचे के दमन का प्याले से छू जाने के कारण उठाकर फेंक देता है। आदिकाल हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, संयोगात्मक की ओर झुकाव। आदिकालीन हिंदी के संबंध में विकल्प एक सही नहीं है। आदिकालीन हिंदी के स्वरों का अनुनासिक रूप संस्कृत पाल प्राकृत जैसी ही है। आदिकालीन भाषा वियोगात्मक हो गई है। इस समय संस्कृत पाल प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी। ड़ा ध्वनि का विकास आदि। हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं है? तो पैशाची अपभ्रंश से संबंध नहीं है। बाकी सरसेनी अर्धमागधी और मागधी से है ना। नेक्स्ट है हिंदी की 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के पैशाची अपभ्रंश से नहीं है। अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। सरसेनी पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा खड़ी बोली कन्नौजी हरियाणवी बुंदेली, राजस्थानी मारवाड़ी मालवी मेवाती ढूंढाड़ी, पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी गढ़वाली। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी भोजपुरी मगही मैथिली। पैशाची अपभ्रंश लहंदा और पंजाबी। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है। तो जो नहीं है तो सिपाही नहीं है, जबकि जदोबाटी डांगी और शिकरवाड़ी ये ब्रजभाषा का स्थानीय रूप है। सिपाही ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है। ब्रजभाषा में ब्रज का अर्थ है पशुओं या गायों का प्रमुख या चारागाह, गायों का समूह या चारागाह। इस बोली यह भाषा का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं भुक्सा, अंतर, वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी और जादोवाटी, शिकरवाड़ी आदि। ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भोजपुरी बोली के संबंध में अत्यंत असत्य कथन है। तो जो सत्य देखते हैं। दक्षिणी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। भोजपुरी बोली के संबंध में विकल्प 2 असत्य है, क्योंकि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से न होकर मागधी अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी के संबंध में अन्य कथन है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। यह भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में बोली जाती है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इनमें से अवधी की प्रारंभिक कृति मानी जाती है तो चंदायन। अवधी की प्रारंभिक कृति चंदायन है। मुल्लादायूद द्वारा 1379 ईस्वी में दोहा चौपाई शैली में रचित चंदायन सूफी प्रेम खान काव्य है। इसका नायक लोर व नायिका चंदा थी। यह अवधी भाषा में रचित है, जबकि मधुमालती मंझन द्वारा 1545 ईस्वी में रचित अवधी भाषा की रचना है। इसका नायक मनोहर व नायिका मधुमालती है। मृगावती कुतुबन द्वारा 1503 ईस्वी में रचित अवधी भाषा में है। इसका नायक राजकुमार व नायिका मृगावती है। चित्रावली की रचना 1631 ईस्वी में उस्मान ने की थी। इसकी भाषा अवधी है। इसका नायक सुजान व नायिका चित्रावली है। यह जहांगीर के समय की रचना है। राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है। राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है। तो राजस्थानी भाषा के संबंध में विकल्प 4 असंगत है, क्योंकि राजस्थानी भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं, वरन आसपास के प्रदेशों में भी इसका विस्तार है। राजस्थानी भाषा में पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः ओकारांत होते हैं, जैसे हुक्को, तारो आदि। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टा वर्ग बहुला भाषा है। जो संगत है इसका देख लेते हैं। 133 को देखते हैं। खा ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्रायः शा लिपि चिन्ह का प्रयोग होता
है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी के समंश और श्रेणी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं। राजस्थानी को मरुभाषा, मरुबानी आदि कहा जाता है। 134 पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है तो पृथ्वीराज राठौर। उक्त प्रश्न में पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज राठौर है। पिंगल मिश्रित भाषा से आशय है जो ब्रज व पिंगल को मिलाकर बोली जाती है। ब्रज पृथ्वीराज राठौर के रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। इसका समय 1193 ईस्वी है। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसका नायक पृथ्वीराज चौहान व नायिका संयोगिता है। इसमें कुल 69 सर्ग हैं, जबकि मुहता नरसी द्वारा रचित रचना मुहुड़ोत नरसी ख्यात है। यह रचना राजस्थानी भाषा तथा मारवाड़ी में लिखी गई है। शिवदास गाड़र द्वारा रचित ऐतिहासिक रचना अचल दास खींची रिवचनिका है। यह लिंगल भाषा में रची गई है। बापू जी दोहा के लेखक हैं। बापू जीरा दोहा के लेखक कवि पूजाराज जी हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है तो मेवाती उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां इस प्रकार हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान मेवाती, राठी, गुजरी, नाहरे, कठड़ आदि। दक्षिण पूर्वी राजस्थान मालवी, रागड़ी और सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी इत्यादि। मध्य पूर्वी राजस्थान ढूंढाड़ी, तोरावाटी, जयपुरी और कारडेटा, राजौवारी, अजमेरी, हड़ौती आदि। पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी, मेवाड़ी, सिहोड़ी, बागड़ी, थली और शेखावटी, बीकानेरी और खैराड़ी आदि। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से जाना जाता है तो अहिरीवाटी से। ढूंढाड़ी बोली को अहिरीवाटी नाम से जाना जाता है क्योंकि अहिरीवाटी मेवाती की मिश्रित उपबोली है। ढूंढाड़ी बोली जयपुर का पुराना नाम है, ढूंढाड़ा है, इसी कारण इसे ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी अन्य बोलियां हैं तो तोरावटी, खड़ी, जयपुरी, अजमेरी आदि। राजस्थानी वर्ग की मालती बोली का क्षेत्र नहीं है तो रायपुर नहीं है। रायपुर राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। राजस्थानी वर्ग की बोलियों का प्रमुख क्षेत्र है तो मालवी बोली उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, प्रतापगढ़, नीमच आदि। मारवाड़ी बोली जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, उदयपुर, चूरू, नागौल, पाली, जालौर, बाड़मेर आदि है। मेवाती बोली अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, जयपुरी या ढूंढाड़ी, हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन और झालवाड़ा है। बांगड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है तो है गुजराती। बांगड़ी बोली को सर्वाधिक गुजराती भाषा ने प्रभावित किया है। बांगड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के सम्मिलित क्षेत्र का प्राचीन नाम बांगड़ था, इसलिए इस क्षेत्र की बोली को बांगड़ी कहलाती है। क्षेत्र की वाणी बांगड़ी कहलाई। यह भाषा मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद 343 में कहा गया है? स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के निर्माताओं का ध्यान देश की सभी प्रमुख भाषाओं के विकास की ओर गया। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। केंद्रीय सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह हिंदी का विकास, प्रचार करे एवं उसे समृद्ध करे। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी
उपबंध है जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा व राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य और संघ के बीच पत्रांत की भाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? तो खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख जफरनामा 1424 में मिलता है। आज हम जिस हिंदी को जानते हैं वह वस्तुतः 18 बोलियों का समूह है। इस समूह की प्रमुख बोली खड़ी बोली ही आज हिंदी का मानक रूप मानी जाती है, क्योंकि आज हिंदी उसी रूप में विकसित हो रही है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। बीम्स, सुमित कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र कुमार वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों ने खड़ी बोली का आधार कौरवी को माना है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी में मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किए जाने वाला लिपि चिन्ह है, तो है ऋ। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्द आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में ऋ सम्मिलित नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में बोर्ड की स्थापना की। 1952 में बोर्ड के तत्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। अंततः 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय और 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए। जबकि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग समानता तत्पुरुष समास में नहीं किया जाना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों में संधि और समास के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्माण के लिए स्वीकृत सिद्धांत कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए और संयुक्त शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच हाइफन लगा देना चाहिए। इसलिए नई शब्द रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलेगी। जहाँ तक संस्कृत पर आधारित आदि वृद्धि का संबंध है, व्यवहारिक, लाक्षणिक आदि प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों में आदि वृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित है, परंतु नवनिर्मित शब्दों में इससे बचा जा सकता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है तो तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाता है। ये अशुद्ध है। बाकी है ना, बाकी शुद्ध कौन सा है? तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। द व ह के संयुक्ताक्षर हल लिप संकेत लगाकर बनाए जाएं। व्याख्या वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध विकल्प 4 है। अव्यय के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा शब्दावली निर्माण के लिए स्वीकृत सिद्धांत तक, साथ आदि अव्यय तथा पृथक लिखे जाएं। जैसे यहाँ तक, आपके साथ, आह, ओह, आहा,
ऐ ही तो सो भी ना, जब तब कब यहाँ वहाँ, कहाँ सदा क्या श्री जी तक, भर मात्र साथ की किंतु मगर लेकिन चाहे या अथवा तथा यथा आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे कारक चिन्ह भी आते हैं, जैसे अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए, जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ आदि। समानार्थक श्री और जी अव्यय भी पृथक लिखे जाएं, जैसे श्री और जी अव्यय भी पृथक लिखे जाएं, जैसे श्री राम, कन्हैया लाल जी, महात्मा जी आदि। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएं, यानी पृथक नहीं लिखे जाएं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय, यथोचित आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है, अतः उसे विभक्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है स्थायी। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द स्थायी है, क्योंकि स्थायी शुद्ध है। किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं, है ना, परास्त, परामर्श, पराया, निष्ठ है, परास्त, परामर्श, पराग आदि निष्ठ है। विकल्प ए में सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तित कर देता है। परा उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग है जिसका आशय है पीछे या विपरीत, यथा परास्त, परामर्श, पराग। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं, तो कश्यप, वसुदेव, पार्थ, है ना। विकल्प 4, विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं, कश्यप, वासुदेव, प्रार्थी। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करता है, उन्हें अपत्यवाचक, संतानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आ कश्यप, आदित्य, वासुदेव, मगध, दानव, मारव, राघव, पांडव, जैन, यादव, पंचाल, सैंधव, शैव, वैष्णव, कौरव, पार्थ और पौरव, इमारुति, दशरथी, सारथी, वाल्मीकि, सौमित्र। इस है जानकी, द्रौपदी, मैथिली, कैकेयी, वैदेही, गांधारी, एय, कौंतेय, गंगेय, राधेय, कर्ण, भगनेय, आंजनेय, वाषणेय या पौलस्य, शांडिल्य, जामदग्न, चाणक्य, दैत्य, आयन, दंडायन, दंड, कात्यायन, वत्स्यायन। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं, वार्तालाप, चंद्रोदय, देवर्ष। विकल्प 3 के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाच संधि, है ना। वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, स्वर संधि। वयोवृद्ध, वयः प्लस वृद्धि, विसर्ग संधि। प्रमाण, प्राधान, मान, व्यंजन संधि। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, स्वर संधि। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, स्वर संधि। अधोगति, अध प्लस गति, विसर्ग संधि। खड़ानन, खड़ प्लस आनन, व्यंजन संधि। मनोयोग, मनः प्लस योग, विसर्ग संधि। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, स्वर संधि। सदानंद, संत प्लस आनंद, व्यंजन संधि। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, स्वर संधि। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं, तो गृहस्थ, हर फरमौला और कपड़ा और कपड़छन आदि तत्पुरुष समास है। ठीक है। नेक्स्ट है
समास जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास के प्रमुख 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, इस समास का पूर्वार्ध प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद तथा दोनों पद के बीच में कारक चिन्ह लगते हैं। कर्मधारय समास, इसमें उपमान उपमेय संबंध होता है। द्विगु समास, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर तथा और या आदि मिलता है। बहुब्रीहि समास, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, परंतु दोनों पद मिलाकर एक नए पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण, हर दिन, प्रत्येक दिन, अव्ययी भाव समास है ना। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तत्पुरुष समास। गृहस्थ, गृह में स्थित, तत्पुरुष समास। हर फन में मौला, तत्पुरुष समास। कपड़ छन, कपड़े से छाना हुआ, तत्पुरुष समास। हर रोज, प्रत्येक रोज, अव्ययी भाव समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। ग्रामवास, ग्राम में वास करने वाला, तत्पुरुष समास। राजपुरुष, राजा का पुरुष, तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, अव्ययी भाव समास। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। जो अनुपयुक्त है कि जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। यह क्या है? अनुपयुक्त है। उपयुक्त देखते हैं, उपयुक्त कौन सा है। तो उपयुक्त है कि वाक्य के प्रमुख 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन 2 है। क्योंकि जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 6 भेद हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है तो संबंध बोधक ये वाक्य का प्रकार नहीं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं जिनमें संबंध बोधक नहीं है। तो विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।